मेरे रिबॉर्न होने के बाद मेरा पूरा परिवार मेरी मन की बातों को सुन सकता था, लेकिन इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। क्या मुझे डैड को बता देना चाहिए? जिस गोद लिए हुए बेटे को वो इतना शिद्दत से प्रोटेक्ट करते हैं, वो असल में मोम का इलीगल बच्चा है। मैंने डैड का हाथ कांपते हुए देखा जब उन्होंने उस बास्टर्ड का हाथ पकड़ा। अचानक वो हिलने लगे। या शायद मुझे अपनी सेकंड सिस्टर को नहीं बताना चाहिए कि मोम ने जानबूझकर उसे एक यूजलेस आवारा की तरह पाला है। मैंने अपनी सेकंड सिस्टर की तरफ देखा, जो अपने गेम में बिजी थी। उसका फोन अचानक उसके हाथों में जलता हुआ महसूस हुआ। अगर मेरी एल्डर सिस्टर को पता चल जाए कि उसके पैर इसलिए खराब हुए क्योंकि मोम ने उसे गाड़ी से कुचलवाने के लिए किसी को हायर किया था, तो क्या वो टूट जाएगी? मैंने अपनी एल्डर सिस्टर को व्हीलचेयर पर बैठे देखा। उनके बालों का हर स्ट्रैंड गुस्से में सुलग रहा था। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। अगर उन्हें पता चल जाए कि मोम ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ इसलिए था ताकि वो अपने चाइल्डहुड स्वीटहार्ट से शादी कर सके। मैंने नोटिस किया कि पूरे परिवार का मोम को देखने का नजरिया बदल गया था। मेरी पास्ट लाइफ में मैंने उस अडॉप्टेड बेटे से सिर्फ कुछ बार बहस की थी, और मोम ने मुझे बेरहमी से 13वीं मंजिल की खिड़की से बाहर धकेल दिया था। मेरे मरने के बाद मेरी रूह तुरंत गायब नहीं हुई। इसके बजाय मैं एक भटकती हुई आत्मा बन गया, हमेशा मोम के साथ चलता रहता। इसी तरह मुझे उनके सारे सीक्रेट्स पता चले। उन्होंने डेट से सिर्फ सोशल लैंडर चढ़ने के लिए शादी की थी, मतलब सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए। असलियत में उनके पास पहले से ही एक आदमी था जिसे वो बहुत प्यार करती थी। उन्होंने उसके लिए एक बेटे को भी जन्म दिया था, और वो सोंग जिन्यान था। जब से मॉम ने डेट से शादी की थी, वो हमारे फैमिली एसेट्स को हड़पने की प्लानिंग कर रही थी ताकि वो उस आदमी और अपने कीमती बेटे के साथ एक अमीर खुशहाल फैमिली बना सके। लेकिन अनएक्सपेक्टेड तरीके से मेरा पुनर्जन्म ठीक उसी दिन हुआ जब मॉम सोंग जिन्यान को गोद लेने के लिए घर लाई थी। जिन्यान, जल्दी करो और अपने फादर को ग्रीट करो। मॉम सोंग जिन्यान को डेड के पास ले गई और उसे ईगरली उकसाने लगी। सोंग जिन्यान की हिम्मत नहीं हुई कि वो किसी की आंखों में आंखें डालकर देखे। वो एक डरे हुए हिरण के बच्चे जैसा लग रहा था। उसका हाथ जो गलती से खुला रह गया था, उस पर कोड़ों के निशान थे। यही उसका मासूम और सब कुछ सहने वाला अपीयरेंस था, जिसे डेड के दिल में उसके लिए तुरंत दया पैदा कर दी थी। तब से डेड ने उसे अपने सगे खून की तरह ट्रीट किया, मुझसे भी बेहतर, इस डर से कि उससे कोई दुख ना हो। इसे ही डेड ने जिंगलियान का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे डेड को बता देना चाहिए कि सोंग जिन्यान असल में मोम का नाजायज बेटा है? मैंने देखा कि डेड का हाथ, जिसने सोंग जिन्यान का हाथ थाम रखा था, अचानक कांपने लगा। उन्होंने चारों ओर देखा और आखिर में उनकी नजरें मुझसे मिली। मैंने एक मासूम एक्सप्रेशन के साथ उन्हें देखा। डेड ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उन्हें लगा जैसे उन्हें कोई वहम हो रहा है। इसके बाद सोंग जिन्यान डेड के कंधे पर झुकने वाला है, डेड की सिंपैथी जीतने के लिए बुरी तरह रोने वाला है। अगले ही सेकंड मैंने देखा कि सोंग जिन्यान ने खुद को डेड की बाहों में डाल दिया और बेकाबू होकर रोने लगा। मेरी पास्ट लाइफ में डेड बहुत इमोशनल हो गए थे और उन्होंने जेटली सोंग जिन्यान को चुप कराया था, लेकिन इस पल वो बिल्कुल नहीं रो पाए। उनकी नजरें पूरी तरह से मुझ पर टिकी थी। लू वाई, क्या तुम कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैंने मना कर दिया। इसके तुरंत बाद मेरी इनर वॉइस गूंजी। मैं डेड को यह नहीं बता सकता कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। वो पक्का मुझे एक मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करेंगे। डेड की आंखें फटी की फटी रह गई। उनका चेहरा पूरी तरह डिसबिलीफ से भरा था। इस पल मोम आगे बढ़ी, दयालु होने का दिखावा करते हुए जिंगनियान को दिलासा दिया। जिंगनियान, रोना बंद करो, अब से ही तुम्हारा घर है। वो मेरी तरफ मोड़ी। लू आई, जिंगनियान को उसका कमरा दिखाने के लिए ले जाओ। मैं बाहर से तो मान गया, लेकिन मन ही मन बुद्ध बताया। एक पल में सोंग जिन्यान सीढ़ियों से नीचे गिरने वाला है और क्लेम करेगा कि मैंने उसे धक्का दिया है। यकीनन मेरे साथ आधे रास्ते ऊपर पहुंचते ही वो अचानक सीढ़ियों से नीचे गिर गया। मोम तुरंत भागकर आई और सोंग जिन्यान को गले लगा लिया। उन्होंने फिक्र से पूछा, जिंगनियान क्या हुआ? भाई लू आई को दोस्त मत देना, मेरा पैर फिसल गया और मैं गलती से सीढ़ियों से गिर गया, सोंग जिन्यान ने दर्द में कहा। मोम ने तुरंत मुझे सख्ती से डांटा। लू आई, जिन्यान अब तुम्हारा छोटा भाई है, तुम उसे इस तरह टारगेट कैसे कर सकते हो? क्या हमने तुम्हें बचपन से बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है, जिसे तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो और उसके बाद में बच सकते हो? डेड इस वक्त चल कर आए। वो मोम की तरह एक्साइटेड नहीं लग रहे थे। डेड को देखकर सोंग जियान ने जल्दी से कहा, डैड प्लीज, भाई को मत डांटिए। मुझे पता है कि वो अभी मेरी मौजूदगी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आखिर वो घर के इकलौते बेटे हुआ करते थे। मैं उन्हें समझ सकता हूँ। मेरी पास्ट लाइफ में सोंग जिन्यान ने बिल्कुल ऐसा ही एक्ट किया था, जिसे वो डेड को मेरे खिलाफ करने में कामयाब रहा था। उन्हें लगा था कि मेरे अंदर कोई दया नहीं है। उसके बाद सोंग जिन्यान अपनी किस्मत आजमाता रहा और मुझे फ्रेम करता रहा, जिससे डेड मुझसे और भी ज्यादा डिसअपॉइंट होते गए और आखिर में वो सिर्फ उसी को प्यार करने लगे। इस बार मैंने मन ही मन सोचा, मेरी तो सामत आ गई। मैं बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ। मोम और डेड मुझे फिर से सजा देने वाले हैं। चाहे मैं कितनी भी सफाई दूं, वो नहीं सुनेंगे। बेहतर है कि मैं अपना मुंह बंद ही रखूं। मैंने देखा जिस तरह डेड ने मुझे देखा, उसमें गिल्ट और दुख की एक झलक थी। अगली पल डेड ने एक जोर का थप्पड़ जड़ा, जो सीधे सोंग जिन्यान के चेहरे पर लगा। उसे सन कर दिया। मैंने देखा मोम वहां जमी की जमी रह गई, समय पर रिएक्ट भी नहीं कर पाई। डेड गुस्से में दाड़े, मैंने अभी बहुत साफ देखा है, तुमने खुद को नीचे फेंका और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लुआई को फंसाने की? कोई ताजुब नहीं है कि तुम्हें गोद लिया गया और फिर वापस कर दिया गया।
वाकई नफरत के काबिल लोगों को कुछ दयालु पहलू होते हैं और दयालु लोगों के कुछ नफरत भरे पहलू होते हैं। सोंग जिनयान को गोद लेना बेशक मोम का डिसीजन था। मोम ने कहा था कि अनाथालय में चैरिटी का काम करते हुए उन्होंने एक बहुत ही दयनीय छोटा लड़का देखा। उसे पहले भी गोद लिया गया था, लेकिन उस परिवार ने उसे अब्यूज किया था। वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसे घर लाना चाहती थी। उन्होंने ये भी कहा, मैं घर का इकलौता बेटा था, उसे वापस लाने से मुझे एक साथी मिल जाएगा। डैड मोम की बातों में आ गए, इसलिए वो मान गए थे। ओरिजिनली मोम और सोंग जिनयान ने सब कुछ बारीकी से तैयार किया था। अनएक्सपेक्टेड तरीके से पहले दिन उनकी पोल खुल गई थी। ये साफ था कि मोम ने अभी जानबूझकर डेट का रास्ता रोका था, इस डर से कि वो सच्चाई न देख ले। सोंग जिनयान डेट से इतना डर गया कि वो घबरा गया। वो सिर्फ मदद के लिए मोम की तरफ देख सका। मोम ने जल्दी से एक्सप्लेन किया, जिनयान को हमेशा अब्यूज किया गया और उसमें सिक्योरिटी की कमी है, इसलिए शायद उसे कुछ चीज़ों के बारे में वहम हो रहा है। ये सब एक गलत फहमी है। देखो तुम इसे कितनी बड़ी बात बना रहे हो, बच्चे को डराओ मत। डैड मोम की स्कीम को एक्सपोज करने ही वाले थे कि अचानक उन्होंने मेरी इनर वॉइस सुनी। अगर वो अभी मोम को एक्सपोज कर देते हैं तो न केवल वो इसे इनकार करेगी, बल्कि इससे दुश्मन भी अलर्ट हो जाएगा। आखिर मोम के पास अभी कंपनी के बहुत सारे शेयर्स हैं। डैड थोड़े हैरान रह गए। कहने की जरूरत नहीं कि मेरे दिल में मेरी दो बहनें भी निश्चित रूप से मोम का ही साथ देंगी। नॉर्मली मोम एक प्यारी माँ का रोल प्ले करती है, डैड एक सख्त डिसिप्लिन का रोल प्ले करते हैं, जो कि डिसिप्लिन को बहुत महत्व देते हैं। अगर ये सच में बिगड़ गया तो कौन जानता है, मेरी बहन शायद मोम की भी मदद करें। डैड चुप हो गए। शायद उन्हें लगा कि मेरी बातों में दम है। उन्होंने अपने गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश की और मोम और सोंग जिनयान से कुछ ऐसा कहा, मैं नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा हो। सोंग जिनयान ने आज्ञाकारी बनकर सिर हिलाया। अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय हुआ हो। अंकल वू, इसे उसके कमरे में ले जाओ। डैड ने सीधे बटलर को इंस्ट्रक्शंस दिए। अंकल वू जल्दी से सोंग जिनयान को ऊपर ले गए। मोम असल में डैड को और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहती थी। उनका गोल बेशक डैड को जल्दी से जल्दी सोंग जिनयान को एक्सेप्ट और प्यार करने के लिए राजी करना था, लेकिन इस बार डैड ने मेरा हाथ पकड़ा और बिना पीछे मुड़े मोम के पास से निकल गए। मोम पूरी तरह से हैरान रह गई। डैड की जाती हुई पीठ को घूरती रही। नॉर्मली उन्हें बस डैड को थोड़ा सा बहलाना होता था और वो खुशी से झूम उठते थे। वो अब अचानक उन्हें इग्नोर क्यों कर रहे थे? मैंने अपना सिर घुमाकर उनकी तरफ देखा और एक ठंडी मुस्कान को रोक नहीं पाया। क्या उन्हें एहसास नहीं है कि उनके अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं? डैड मुझे मेरे कमरे में ले गए। उन्होंने मुझे गंभीरता से देखा। लू आई, डैड को बताओ, क्या तुम अपनी मोम के बारे में कुछ जानते हो? मेरा चेहरा मासूमियत से भरा था और मैंने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बुदबुदाया। मैं नहीं कह सकता, अगर मैंने कहा तो डेट टूट जाएंगे। मेरी पिछली जिंदगी में मैंने मोम को दूसरे आदमी के साथ पकड़ा था। जब मैंने डेट को बताया तो उन्होंने कहा कि मैं भी बहुत ज्यादा छोटा हूँ और मनगढ़ंत बातें बना रहा हूँ। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरा अंदर कोई दया नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मेरे अंदर कोई दया नहीं है, कि सिर्फ इसलिए कि मोम जीनियान को थोड़ा ज्यादा प्यार करती है, मैं मुश्किलें पैदा करना चाहता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है कि डेड अब मुझे प्यार नहीं करेंगे। मैंने देखा डेड की आंखें तुरंत लाल हो गई, दुख और गिल्ट से भरी हुई। उन्होंने कहा, लू भाई, तुम मेरे बेटे हो। इस लाइफ में मैं तुम्हारी सबसे ज्यादा परवाह करता हूँ और तुम मेरी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट और प्यार करते हो। मैं बहुत इमोशनल हो गया। मैंने पास जाकर उन्हें कसकर गले लगा लिया। डैड ने मुझे और कुछ कहने के लिए मजबूर नहीं किया। बस इसके बाद मैं मोम और सोंग जिनियान के प्रति डैड की दूरी साफ महसूस कर सकता था। जब भी सोंग जिनियान डैड को इम्प्रेस करने की कोशिश करता, डैड उसे इग्नोर कर देते। जब मोम डैड के करीब आने की कोशिश करती तो डैड भी ठंडे और बेरुखी वाले होते। भले ही डैड नॉर्मली बहुत कम कंपनी जाते थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने बहुत बार जाना शुरू कर दिया था। मैंने देखा कि मोम और सोंग जिनियान एंजाइटी में आने लगे थे। डिनर के बाद वो एक कोने में छिपकर एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। सोंग जिनियान ने कहा, मोम, क्या आपने नहीं कहा था कि उस आदमी को खुश करना आसान है? लेकिन मैं चाहे कुछ भी करूं, वो हमेशा मेरे प्रति ठंडे रहते हैं। ऐसा क्यों है? मोम ने जवाब दिया, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो पूरी तरह से अलग इंसान बन गए हैं। शायद उनका मेनोपॉज चल रहा है, उनका मूड बहुत खराब रहता है। बस उन्हें इग्नोर करो। कल तुम्हारी सेकंड सिस्टर विंटर ब्रेक के लिए घर आ रही है। वो ब्रेनलेस है, बस पहले उसे अपनी तरफ कर लो। सोंग जिनिया ने मोम से प्रॉमिस किया कि वो जल्दी इस घर में लू वाई की जगह ले लेगा। एक बार जब मैं वो बन गया जिसे फैमिली में हर कोई प्यार करता है, तो इस फैमिली के एसेट्स को जब्त करना हाथ पलटने जितना आसान होगा। तब तक हम डेड को भी एक अच्छी लाइफ एंजॉय करने के लिए ला सकते हैं। मोम ने इंस्ट्रक्शन दिए, चिंता मत करो। लू वाई सिर्फ एक यूजलेस बच्चा है जिसे ग्रीन हाउस में पाला गया है। वो मेरा मुकाबला कैसे कर सकता है? मैं जल्दी ही पूरे परिवार का दिल जीत लूंगा। सोंग जिनियान कॉन्फिडेंस से भरा था। मेरा पास्ट लाइफ में वाकई ऐसा था। मैं बहुत ही ज्यादा ब्रेनलेस था और बहुत ही ज्यादा यूजलेस था। न केवल मैंने सोंग जिनियान से अपना बचाव नहीं किया, बल्कि मोम की ब्रेन वॉशिंग की वजह से मैंने उसे एक सगे भाई की तरह ट्रीट किया। लेकिन उसने हर मोड़ पर मेरे खिलाफ साजिश रची, जिसे पूरे परिवार को लगा मैं छोटा सोचता हूँ, जब तक कि उन्होंने सिर्फ उसे ही वैल्यू नहीं दी। लेकिन इस लाइफ में उसे अब वो लग्जरी नहीं मिलेगी। अगले दिन मेरी सेकंड सिस्टर लू मांगजा विंटर ब्रेक के लिए घर आई। वो 100 किलो की एक मोटी लड़की थी। उसने कभी एक्सरसाइज नहीं की और उसे सिर्फ जंक फूड खाना पसंद था। वो पढ़ाई भी नहीं करती थी, बस सारा दिन गेम खेलती रहती थी। जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ती थी, वो भी पैसे देकर खरीदी गई थी। बाहर वालों की नज़र में मेरी सेकंड सिस्टर एक कंप्लीट लूजर थी।
डेड को भी कोई खास उम्मीद नहीं थी कि मेरी सेकंड सिस्टर ऐसे निकलेगी, लेकिन उस वक्त उन्होंने मेरी एडल्ट सिस्टर लू वांकिंग को एग्जीक्यूट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। मेरी सेकंड सिस्टर मुख्य रूप से मोम की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। मोम हमेशा उसे कहती थी, तुम्हारी एल्डेस्ट सिस्टर पहले से ही फैमिली की जिम्मेदारियां उठा रही है, तुम्हें बस एक अमीर यंग लेडी बनने की जरूरत है, एक केयर फ्री लाइफ जीना काफी है। धीरे धीरे मेरी सेकंड सिस्टर ने अपनी सारी एम्बिशन खो दी और अपने दिन खाने, कुछ नए करने और मौत का इंतजार करने में बिताने लगी। सेकंड सिस्टर सोंग जिनयान आगे बढ़ा और उसका वेलकम करने वाला पहला इंसान था। वो प्रोएक्टिवली मेरी सेकंड सिस्टर के कान के करीब झुका। मैंने मोम को कहते सुना है कि आप फेवरेट चीज फ्रेंच फ्राइज है, फ्राइड चिकन और स्पाइसी चिकन फीट है, मैंने वो सब खरीद लिए है और आपके कमरे में रख दिए है। मैंने कोक भी खरीदी है जो आपको पीना पसंद है, डैड को मत बताना, ठीक है? मैंने अपनी सेकंड सिस्टर की आंखों में सरप्राइज देखा। डैड घर में इन चीजों की इजाजत नहीं देते थे। हर बार जब वो घर आती तो वो उसका सामान भी चेक करते थे, जिससे उसे वो सब चीजें खाने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता था। पास्ट में हमेशा मोम ही उसके लिए सीक्रेटली ये सब खरीदती थी। अब ये सोंग जिनयान था। मैं साफ महसूस कर सकता था कि मेरी सेकंड सिस्टर के मन में सोंग जिनयान के लिए तुरंत बहुत पसंद पैदा हो गई थी, जब तक कि उसने मेरे इनर वॉइस को नहीं सुना। मेरी सेकंड सिस्टर और सोंग जिनयान को इतना करीब देखते हुए मैंने मुंह बिचकाया और मनी मन बुदबुदाया। सेकंड सिस्टर पहले से ही इतनी मोटी है और वो अभी भी जंक फूड खाना चाहती है। क्या वो वाकई अपनी पूरी की पूरी लाइफ को फैटी बनकर बिताना चाहती है? मैंने देखा कि मेरी सेकंड सिस्टर का मांसल मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक जम गया। वो मुड़ी और मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें फटी रह गई। एक 3 साल का बच्चा भी जानता है कि बहुत ज्यादा जंक फूड खाना सेहत के लिए बुरा है। क्या उसने कभी सोचा है कि मोम और सोंग जिनयान उसे ये चीजें खाने के लिए क्यों उकसाते रहते हैं? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मेरी सेकंड सिस्टर ने मुझसे गुस्से में पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा, मेरा चेहरा मासूमियत से भरा था। मेरी सेकंड सिस्टर भी थोड़ी हैरान थी, क्योंकि उसने वाकई मुझे अपना मुंह खोलते हुए नहीं देखा था। लेकिन अगले ही पल उसने फिर से मेरी आवाज सुनी। शायद मुझे सेकंड सिस्टर को नहीं बताना चाहिए, उसे मोम ने जानबूझकर एक यूजलेस आवारा बनने के लिए पाला है। मेरी सेकंड सिस्टर की आंखों ने मुझे और भी ज्यादा शौक के साथ देखा। मैंने अपने मन में बोलना जारी रखा, लेकिन सेकंड सिस्टर वाकई इतना जंक फूड खाकर खत्म हो जाएगी कि उसे एसोफेगल कैंसर हो जाएगा। जब तक वो मरेगी वो हड्डियों के ढांचे के अलावा कुछ नहीं होगी। मेरी सेकंड सिस्टर की आंखें चौड़ी हो गई। वो मुझे पूरी तरह से डिसबिलीव में घूर रही थी। मैं मुड़ा और चला गया। चलते चलते सोच रहा था, बस सेकंड को मोम और सोंग जिनयान के करीब रहने दो। वैसे भी अब जब सोंग जिनयान यहाँ है तो वो मुझे प्यार नहीं करेगी। लू भाई, मेरी सेकंड सिस्टर ने मुझे आवाज दी। मैंने अपना सिर घुमाया। क्या हुआ सेकंड सिस्टर? मेरी सेकंड सिस्टर एक पल के लिए झिझकी। शायद एक सेकंड के लिए वो सोच रही थी क्या उसे अभी अभी वहम हुआ है। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। सोंग जिनयान के इस घर में आने से पहले मैं वो था जिसे हर कोई प्यार करता था। परिवार में हर कोई मुझे लाड प्यार करता था, यहाँ तक कि ये विद्रोही सेकंड सिस्टर भी कोई एक्सेप्शन नहीं थी। मैं धीरे धीरे चलकर पास गया। मेरी सेकंड सिस्टर ने मुझे लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स का एक जोड़ा दिया। क्या तुम्हें ये पसंद आई? हाँ, मैंने इसे रिलाया, लेकिन बहुत एक्साइटमेंट के साथ नहीं, मन ही मन बुदबुदाते हुए। वो अभी मेरे लिए बहुत अच्छी बन रही है, लेकिन जल्दी वो सिर्फ सोंग जिनयान के लिए अच्छी होगी। यहाँ तक कि ये जूते भी सोंग जिनयान छीन लेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदे हैं। मेरी सेकंड सिस्टर ने अभी अपना मुंह खोला ही था, सोंग जिनयान ने अचानक बीच में टोक दिया। वाह, मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतने सुंदर स्नीकर्स कभी नहीं देखे। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। मेरी सेकंड सिस्टर ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ सोंग जिनयान की तरफ देखा। सोंग जिनयान ने तारीफों से भरे चेहरे के साथ कहा, भाई लू भाई बहुत लकी हैं। सेकंड सिस्टर आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर मेरे पास बास्केटबॉल खेलते समय पहनने के लिए जूतों का एक ऐसा कूल जोड़ा होता तो मैं निश्चित रूप से दुनिया का सबसे खुशनुमा इंसान होता। मेरी पास्ट लाइफ में सोंग जिनयान ने मेरी सेकंड सिस्टर का दिल जीतने के लिए बिल्कुल इसी मासूम और दयनीय एक्ट का इस्तेमाल किया था। उसने उदारता पूर्वक मुझसे जूते सोंग जिनयान को देने के लिए कहा था, ये कहते हुए कि वो बाद में इसकी भरपाई के लिए मुझे एक और जोड़ा खरीद देगी। लेकिन हकीकत में मेरे उन्हें सोंग जिनयान को देने के बाद मेरी सेकंड सिस्टर ने मुझे कभी दूसरा जोड़ा नहीं खरीदा। मुझ पर किया जाने वाला उसका सारा प्यार सोंग जिनयान ने चुरा लिया था। इस पल मैंने अपनी सेकंड सिस्टर के बोलने का इंतजार नहीं किया। मैंने सीधे जूते सोंग जिनयान को थमा दिए। अगर तुम्हें ये पसंद है तो ले लो, मैंने मन ही मन सोचा। वैसे भी अगर मैं उन्हें नहीं देता तो सेकंड सिस्टर बस मुझे उसके सामने झुकने के लिए मना लेती। मैं उसे मुश्किल में नहीं डालना चाहता। सोंग जिनयान का चेहरा खुशी से चमक उठा। वाकई थैंक यू भाई। ठीक उसी समय मुझे याद आया, वो जानबूझकर जूतों को गंदा करने वाला है और फिर मुझे इसके लिए फंसाएगा, ठीक मेरी पिछली जिंदगी की तरह। मैंने जूतों का बॉक्स उसके हाथों में रख दिया। जैसे ही मैंने हाथ छोड़ा, जूतों का जो बॉक्स था सीधे जमीन पर गिर गया। अंदर के जूते लुढ़ककर बाहर आ गए और पास के कीचड़ के गड्ढे में जाकर गिर गए। उसी समय सोंग जिनयान के गले से एक दर्दनाक चीख निकली। इतने सुंदर जूते ये गंदे कैसे हो गए? ये वो जूते हैं जिनका मैंने बचपन से सपना देखा था। उसने मुझसे सवाल करते हुए दुखी होकर देखा। भाई, भले ही आप इन्हें मुझे नहीं देना चाहते थे, लेकिन ऐसा कहने के बाद आपको इन्हें जानबूझकर जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए था। उसने जल्दी से मेरी सेकंड सिस्टर की ओर देखा। सेकंड सिस्टर प्लीज उसे दोस्त मत दीजिए, मुझे यकीन है कि उसका ये मतलब नहीं था। मैं लू वाई को दोस्त क्यों दूंगी? मेरी सेकंड सिस्टर वाकई कंफ्यूज लग रही थी। जिस तरह से उसने सोंग जिनयान को देखा
उसमें नफरत की एक झलक भी थी। सोंग जिनयन थोड़ा घबरा गया था और उसे भी समझ नहीं आ रहा था। उसने कैलकुलेट किया था कि इस पल मेरी सेकंड सिस्टर मुझे डांटेगी, मुझे छोटा कहेगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो बदले में ऐसा सवाल पूछेगी जिससे उसके तैयार किए गए डायलॉग उसके गले में ही अटक गए। तुम जूते नहीं पकड़ पाए, इसलिए तुम्हारी गलती है। अगर किसी को दोष देना है तो वो तुम हो। मैं लुआई को दोष क्यों दूंगी? वो इसलिए क्योंकि जब उन्होंने मुझे इन्हें थमाया तो उन्होंने जानबूझकर इन्हें जमीन पर फेंक दिया। सोंग जिनयान ने दबी आवाज में एक्सप्लेन किया। मैंने जल्दी से महान बनने का नाटक किया। कोई बात नहीं, मैं इसे तुम्हारे खिलाफ नहीं मानूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे उसके खिलाफ मानने की? तुम्हें किसी के खिलाफ कुछ भी मानने का क्या हक है? तुमने कुछ गलत किया है और तुम पछतावा दिखाने के बजाय तुम मेरे ही भाई को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे पास किस तरह के मलेशियस इरादे हैं? मेरी सेकंड सिस्टर जोर से चिल्लाई। सोंग जिंगनियान को इतनी बुरी तरह डांटा गया कि उसका चेहरा लाल हो गया। तुम्हें मेरे घर में किसने घुसने दिया? अभी यहाँ से बाहर निकलो। जहाँ से आए हो वहीं वापस जाओ। ये घर तुम्हारा वेलकम नहीं करता। ये कहते हुए मेरी सेकंड सिस्टर सोंग जिनियन को फिजिकली खींचकर ले जाने वाली थी। सोंग जिनियन इतना डर गया था कि वो बुरी तरह चीखने लगा। मोम असल में सोंग जिनियन को मेरी सेकंड सिस्टर का दिल जीतने के लिए कुछ प्राइवेट स्पेस देना चाहती थी, इसलिए वो जानबूझकर कमरे से बाहर रह रही थी। डेड भी कंपनी गए थे और अभी तक लौटे नहीं थे। शोर सुनकर मोम जल्दी से बाहर आई। क्या हो रहा है लू मांग जियाओ? तुम अपने छोटे भाई के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? मोम ने सख्ती से कहा। मेरी सेकंड सिस्टर मोम पर चिल्लाई। वो मेरा भाई नहीं है, लू वाई मेरा भाई है। ये चीज जो आप वापस लाई है, इसे अभी यहाँ से ले जाइए। तुम क्या बकवास कर रही हो? अब जब वो हमारे घर में है तो वो इसी फैमिली का मेंबर है। तुम इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी इतनी अनरीजनेबल हो, मोम ने डांटा। फिर सोंग जिनियन को खींचकर अपने पास कर लिया। तुम्हारे भाई ने तो तुम्हारे लिए स्नैक्स तैयार करने के लिए अपनी जान लगा दी। तुम्हारे डेट से पकड़े जाने का रिस्क लेकर भी उसने तुम्हारे लिए ये खरीदे, और फिर भी तुम इतनी एहसान फरामोश हो रही हो। जब मोम ने स्नैक्स का बैग लिया तो मैंने देखा मेरी सेकंड सिस्टर इतनी गुस्से में थी कि उसकी बोलती बंद हो गई। वो मोम पर चिल्लाना और बहस करना चाहती थी। उसी पल उसने अचानक फिर से मेरी इनर वॉइस सुनी। कुछ मत कहो सेकंड सिस्टर, मैं अभी मोम से बहस नहीं करूंगा। बहस करना वैसे भी बेकार है। वो सोंग जिनियन को घर सिर्फ हमारी फैमिली के एसेट चुराने के लिए लाई है। सेकंड सिस्टर को अभी खुद को बदलने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और आखिर में मोम को पूरी तरह से ऑफ गार्ड पकड़ लेना चाहिए। मेरी सेकंड सिस्टर जम गई। जो शब्द वो कहने वाली थी उन्हें वो निकल गई। उसने बस एक सेंटेंस बोला, वैसे भी मेरा इकलौता भाई लू वाई है। ये कहकर मेरी सेकंड सिस्टर मुझे खींच कर ले गई। मोम और सोंग जिनियान को हैरानी में एक दूसरे को घूरते हुए छोड़ दिया। उनके चेहरे कंफ्यूजन से भरे थे। चाहे वो कितना भी सोच लें, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हमारी पूरी फैमिली अचानक इतनी स्मार्ट कैसे हो गई। अब वो हमें और बेवकूफ़ क्यों नहीं बना पा रहे थे। वापस अपनी सेकंड सिस्टर के कमरे में उसने गुस्से में स्नैक्स का पूरा बैग फेंक दिया जो सोंग जिनियन ने तैयार किया था। जैसे कुछ और याद आया हो, उसने अपने फोन से सारे गेम्स भी इंस्टॉल कर दिए। अब ये सेकंड सिस्टर का बिहेव देखकर मैं जो PS5 लेने की सोच रहा हूँ और गेमिंग करने की सोच रहा हूँ, भाई मुझे लग रहा है कि मैं सच में कहीं एक यूजलेस बंदा ना बन के अपनी फैमिली पर बर्डन बन जाऊँ। आई थिंक मुझे वापस से अपने आइडिया को रिकंसिडर करना चाहिए। वैसे इस कहानी की वजह से मुझे एक सीख तो मिली। एनीवे, चलो वापस से इस कहानी को कंटिन्यू करते हैं। ये सब कुछ करने के बाद उसने अचानक मेरी तरफ देखा और मुझसे पूछा, सच में लू वाई, क्या मैंने पास्ट में तुम्हें बहुत निराश किया था? मैंने उसे अनकरेज करने के लिए जल्दी से अपना सिर हिला लिया। बिल्कुल नहीं, मुझे पता है सेकंड सिस्टर बेस्ट है। मेरे मन में ये जोड़ना नहीं भूला। सेकंड सिस्टर को बस मोम ने धोखा दिया था, बस इतना ही। मुझे पता है वो बहुत स्मार्ट है। वो फ्यूचर में पक्का एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग इंसान बनेगी। मेरी सेकंड सिस्टर मुस्कुराई, थोड़ा इमोशनल लग रही थी। उसने कहा, लू वाई, सेकंड सिस्टर अब से एक आउटस्टैंडिंग इंसान बनने के लिए अपनी पूरी मेहनत करेगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं फ्यूचर में किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगी। ठीक है, मुझे आप पर यकीन है सेकंड सिस्टर। मैंने जोर जोर से सिर हिलाया। घर आने के बाद मेरी सेकंड सिस्टर ने सबसे पहले हॉस्पिटल जाकर फुल चेकअप करवाया। फिर उसने एक पर्सनल ट्रेनर हायर किया और वेट लॉस प्लान बनाया। वजन कम करने के अलावा मेरी सेकंड सिस्टर ने अपनी किताबें फिर से उठा ली। उसने एक ट्यूटर हायर किया और एलिमेंट्री स्कूल लेवल से सब कुछ फिर से सीखना शुरू किया। उसने अपना पूरा विंटर ब्रेक पढ़ाई करने और वजन कम करने में बिताया, जिसे मोम और सोंग जिनियान पूरी तरीके से हक्का बक्का रह गए। उन्होंने जाहिर तौर पर अभी तक कुछ नहीं किया था। ऐसा क्यों था कि जब से जिंगनियान इस घर में आया था, डैड और मेरी सेकंड सिस्टर दोनों बदल गए थे। डैड ओरिजिनली कंपनी नहीं जाते थे, सब कुछ मोम को संभालने के लिए छोड़ देते थे। मोम कंपनी में सभी का दिल जीतने और असली कंट्रोल लेने वाली बनने से बस थोड़ा ही दूर थी। लेकिन रिजल्ट ये हुआ, जैसे ही डेट कंपनी में दिखाई दिए, शेयर होल्डर्स और एग्जीक्यूटिव्स जो डगमगा रहे थे, उन्होंने मोम को कोई भी भाव देने से बंद कर दिया। मोम इतनी गुस्से में थी कि वो खून की उल्टियां भी कर सकती थी। मैंने उन्हें फिर से चुपके से सोंग जिनियान से बात करते हुए सुना। इस बार उसकी तरफ से साफ तौर पर कुछ नाराजगी थी। तुम्हें क्या हो गया? क्या मैंने तुम्हें इस फैमिली का दिल जीतने के लिए यहाँ आने के लिए नहीं कहा था? तुमने इसके बजाय सब कुछ गड़बड़ कर दिया। ये मेरे प्लान से दूर होता जा रहा है। मैं तुम्हारे डेट को यहाँ इस तरह एक अच्छी लाइफ एंजॉय करने के लिए कैसे ला पाऊंगी? मोम की आवाज़ तिरस्कार से भरी थी। मुझे भी नहीं पता था। आपने जो कुछ भी सिखाया मैंने वही किया,
लेकिन उनमें से कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता। सोंग जिनियन इतना दुखी था कि वो रोने लगा। मोम को भी नहीं पता था कि चीजें कहाँ गलत हो गई। वो भी चिड़चिड़ी थी और उन्होंने सीधे एक फाइनल दांव लगाने का डिसीजन लिया। तुम्हारी एल्डर सिस्टर जल्द ही न्यू ईयर के लिए घर आ रही है। वो वही है जो मुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है। तुम्हें उसे अपने प्रति सबसे ज्यादा आभारी बनाना होगा। अब दूसरों की चिंता मत करो, वे वैसे भी यूजलेस हैं। तुम्हारी एल्डेस्ट सिस्टर इस फैमिली की इकलौती वारिस है। हाँ, इस बार मैं पक्का अच्छा परफॉर्म करूंगा। मैं पक्का एल्डेस्ट सिस्टर को अपनी तरफ कर लूंगा। सोंग जिनयान ने वादा किया। शायद वो भी हार मानने को थोड़ा तैयार नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि वो हर चीज में मुझसे बेहतर है, लोगों के एक्सप्रेशंस पढ़ने में बेहतर, खुद को प्रेजेंट करने में बेहतर। वो पूरी फैमिली का प्यार कैसे नहीं जीत सकता था। मेरी पास्ट लाइफ में जब मॉम ने मुझे छत से नीचे फेंका था, उसने मेरा मजाक भी उड़ाया था, ये कहते हुए कि उसे मेरा सब कुछ छीनने के लिए सिर्फ एक उंगली का इस्तेमाल करने की जरूरत थी। उस साल जब मैं गलती से छत से गिर गया और मौके पर ही मेरी मौत हो गई, मेरे डैड और मेरी दोनों बहनें वास्तव में बहुत दुखी थे। बस इसके कुछ समय बाद उन्हें सोंग जिनियान की मीठी बातों ने अपने वश में कर लिया था और उसके कुछ ही समय बाद उन सभी को मोम और सोंग जिनियान ने खत्म कर दिया था। अपनी पास्ट लाइफ की घटनाओं के बारे में सोचकर मैंने अपने दांत कसकर भींच लिए। इस बार मोम और सोंग जिनियान के लिए अपने कर्मों का फल भुगतने का समय आ गया है। न्यू ईयर से एक हफ्ते पहले मेरी एडल्ट सिस्टर लू वांकिंग विदेश से लौटी, जहां वो रिकवर हो रही थी। आधा साल पहले मेरी सिस्टर की कार के ब्रेक अचानक फेल हो गए थे, जिससे एक बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हो गया था। डैड और मैं विदेश यात्रा कर रहे थे और मेरी सेकंड सिस्टर घर पर गेम खेल रही थी। मॉम सबसे पहले मेरे एल्डर सिस्टर के पास पहुंची। मैंने सुना था कि उस समय भारी बारिश हो रही थी, सड़क धंस गई थी और एम्बुलेंस तुरंत एक्सीडेंट वाली जगह तक नहीं पहुंच सकती थी। वो मोम ही थी जिन्होंने मेरी बहन को अपनी पीठ पर लादकर एम्बुलेंस में बैठाने से पहले कई किलोमीटर पैदल यात्रा की थी। पूरी प्रोसेस की राहगीरों ने फोटो भी खींची थी। सभी ने एक माँ को प्यार की महानता की तारीफ की। हमारी पूरी फैमिली ने भी मोम के लिए गहरा प्यार महसूस किया। लेकिन सच तो ये था कि वो एक्सीडेंट मोम द्वारा हायर किए गए किसी व्यक्ति की वजह से हुआ था, क्योंकि मेरी एल्डर सिस्टर फैमिली की वारिस थी। मोम उसे जल्द से जल्द मरा हुआ देखना चाहती थी। अगर मेरी एल्डर सिस्टर मर जाती और मेरी सेकंड सिस्टर एक यूजलेस आवारा होती तो सिर्फ मैं ही बचता। मोम की नज़र में मुझसे निपटना बहुत आसान था। उन्हें बस सोंग जिनियान को मेरी जगह लेने के लिए घर लाना था। इस तरह आखिर में इस फैमिली की किस्मत उनके और उनके बेटे की जेब में चली जाती। लेकिन अनएक्सपेक्टेड रूप से एक्सीडेंट के बाद मेरी बहन मौके पर नहीं मरी। मोम का उसे बचाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन रागिरों द्वारा फोटो खींचे जाने की वजह से उनके पास इस कड़वे नाटक को करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मेरी एल्डर सिस्टर को इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। वो आखिरकार बच गई, लेकिन उसके पैर खराब हो गए। मोम ने मेरी एल्डर सिस्टर को आगे के ट्रीटमेंट के लिए विदेश जाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि विदेश में मेडिकल इक्विपमेंट अधिक एडवांस है और इससे मेरी एल्डर सिस्टर को जल्दी ठीक होने में मदद मिलेगी। यहाँ तक कि उन्होंने मेरी एल्डर सिस्टर को बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल से कांटेक्ट करने में एक्टिवली मदद की। रिजल्ट काफी प्रिडिक्टेबल था। आधा साल बीत गया, मेरी एल्डेस्ट सिस्टर के पैरों में सुधार का कोई संकेत नहीं दिखा। एल्डेस्ट सिस्टर आप आखिरकार वापस आ गई। मैंने आपको बहुत याद किया। सोंग जिनियन एक सोशल बटरफ्लाई की तरह चमकते हुए मेरी एल्डेस्ट सिस्टर के पास दौड़ कर गया। उसने कहा कि मैं अक्सर मोम को आपके बारे में बातें करते हुए सुनता था। वो कहती थी कि आप मेच्योर, स्टेबल, ब्यूटीफुल और ओपन माइंडेड है। वाकई 100 बार सुनने से बेहतर एक बार देखना है। आप मेरी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा यंग और ब्यूटीफुल हो। अपने खराब पैरों की वजह से मेरे एल्डर सिस्टर बहुत इनसिक्योर हो गई थी, यहाँ तक कि थोड़ी एकांत प्रिय भी। एक समय था जब डैड और मैं अक्सर उससे मिलने विदेश उड़कर जाते थे, लेकिन वो हमेशा हमें बाहर निकाल देती थी। वो किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी। वो जिस इकलौते इंसान से मिलती थी वो मोम थी। आखिर में हमारी उससे मिलने की हिम्मत भी नहीं रही। अब सोंग जिनियान के प्रोएक्टिव अप्रोच ने मेरी एल्डेस्ट सिस्टर को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करा दिया, लेकिन वो उसके उत्साह का विरोध नहीं कर पाई। उसकी आंखें उससे मिलने की खुशी से भरी थी। एल्डेस्ट सिस्टर, आप इतने लंबे समय से प्लेन में हैं, क्या आप थक गई हैं? मुझे आपको पीठ की मसाज कर देनी चाहिए। ये कहते हुए उसने ईगरली मेरी एल्डेस्ट सिस्टर की पीठ की मसाज करना शुरू कर दिया। लगातार पूछ रहा था कि क्या वो कंफर्टेबल है। मुझे पता था कि आप वापस आ रही हैं, इसलिए मैं स्पेशली मसाज सीखने गया था। टीचर ने मुझे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए पैरों की मसाज करना भी सिखाया। अब जब आप वापस आ गई हैं तो मैं रोज आपकी मसाज करूंगा, ठीक है? मैंने अपनी एल्डेस्ट सिस्टर को थोड़ा शर्माते हुए देखा, लेकिन आखिरकार उसने खुशी खुशी इसे एक्सेप्ट कर लिया। इस बार मेरे मन में कोई इनर थॉट्स नहीं थे, बस सोंग जिनियान को खुश होने दो। मैं जल्दी ही मेरी एल्डेस्ट सिस्टर का दिल जीत लिया। ओरिजिनली तो वो अभी भी खुद को लेकर थोड़ा इनसिक्योर था, लेकिन जब से उसे मेरी एल्डेस्ट सिस्टर ने एक्सेप्ट किया था, वो मोर की तरह पंख फैलाकर इधर उधर घूमने लगा। घर के आसपास और भी ज्यादा एक्टिव हो गया। मोम को भी बहुत राहत मिली। जिस बेटे को उन्होंने इतने सालों तक मेहनत से पाला था, वो पूरी तरह से यूजलेस कैसे हो सकता था? वो मेरी तुलना में भी कैसे नहीं टिक सकता था? इसलिए उन्होंने अपनी बड़ी चालें चलना शुरू कर दिया। सोंग जिनियान का 15वां बर्थडे न्यू ईयर से 2 दिन पहले रखने का प्लान बनाया गया था। मोम ने तुरंत घर पर सोंग जिनियान के लिए एक बर्थडे पार्टी देने की जिम्मेदारी संभाली। हमारी सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को इनवाइट किया गया, जो उन्हें आधिकारिक तौर पर सबसे
इंट्रोड्यूस कराने के बराबर था। डैड राजी नहीं हुए। अभी उनके मन में सोंग जिनयान के लिए बिल्कुल भी अच्छी भावना नहीं थी। वास्तव में वो बस नफरत महसूस करते थे। आखिर कोई भी अपनी पत्नी के इलीगल बच्चे को पालने के लिए तैयार नहीं होता। दुश्मन को अलर्ट करने से बचने के लिए डैड ने इसे बर्दाश्त किया। लेकिन डैड ने इस बार सोंग जिनयान की बर्थडे पार्टी की तैयारियों में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया। इसे पूरी तरह से मोम पर छोड़ दिया गया। आंखों से ओझल, दिमाग से ओझल। मोम बेशक इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उन्होंने इस बर्थडे पार्टी में अपना पूरा दिल और जान लगा दिया था। तो मोम ने सोंग जिनयान का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हमारे लगभग सभी इंपॉर्टेंट रिश्तेदारों और दोस्तों को इनवाइट किया था। बड़ा विला अविश्वसनीय रूप से जीवंत हो गया। सोंग जिनयान मोम के बगल में चलते हुए एक बहुत ही शार्प व्हाइट सूट पहने हुआ था। मोम सभी से सोंग जिनयान को बड़े उत्साह के साथ इंट्रोड्यूस कराती रही। डैड इसे बर्दाश्त नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने दावा किया कि वो बिजी है और अपने कमरे में वापस चले गए। मेरी सेकंड सिस्टर नीचे बिल्कुल नहीं आई, ये बहाना बनाकर कि उसे पढ़ना है। सिर्फ मेरी एल्डेस्ट सिस्टर, उस एक्सीडेंट के बाद से जिसने उसके पैर खराब कर दिए थे, कोई ऐसा जिसने कभी किसी पार्टी में हिस्सा नहीं लिया था, वो वास्तव में सोंग जिनयान के लिए मेन हॉल में आई। सोंग जिनयान ने मोम के साथ एक चक्कर लगाया और फिर मेरे सामने आ गया। मैं उस समय डेजर्ट एरिया में अकेला खा रहा था। वो हंसा और बोला, लू भाई, मैंने जो सूट पहना है वो एल्डेस्ट सिस्टर का गिफ्ट था। मैंने सुना है कि ये बहुत महंगा है, मुझे बहुत पसंद है, क्या तुम्हें लगता है कि ये अच्छा लग रहा है? सोंग जिनयान मेरे सामने कुछ बार घुमा, जानबूझकर दिखावा करते हुए। मेरी पास्ट लाइफ में भी ऐसा ही था। उसने मेरे प्रति नफरत जगाने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया और फिर खुद को एक कमजोर, बेसहारा विक्टिम के रूप में दिखाया। उस समय मैं वास्तव में उसकी चाल में फंस गया था और उसके साथ जमकर बहस की थी, जिसे पूरी फैमिली और बर्थडे पार्टी में शामिल होने वाले सभी लोगों ने मुझे अनरीजनेबल होने के लिए क्रिटिसाइज किया था। इस बार मुझे उसकी परवाह करने की कोई फिक्र नहीं थी। मैंने बस कैजुअली कहा, ये वाकई काफी सुंदर है, ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तुम जल रहे हो? सोंग जिन्या ने ये देखते हुए कि मैंने कोई खास रेस्पॉन्स नहीं दिया, मुझे उकसाना जारी रखा। तुम नहीं जल रहे हो, मैंने उदारता पूर्वक कहा। एल्डर सिस्टर ने पास्ट में मेरे लिए बहुत सारे अच्छे सूट खरीदे हैं। आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए एक खरीदा। इसमें जलने वाली क्या बात है? मुझे लगा तुम दुखी होगे। मैंने सुना है कि तुम पिछले कुछ दिनों में एल्डेस्ट सिस्टर से सबसे ज्यादा चिपक रहे थे। एल्डेस्ट सिस्टर चाहती थी कि मैं इस फैमिली में बेहतर तरीके से एडजस्ट हो जाऊं, इसलिए वो काफी हद तक मेरे साथ रही है। मुझे डर था कि तुम दुखी होगे। अच्छा हुआ तुम नहीं हो, मैंने तुम्हें गलत समझा। आखिर तुम एल्डेस्ट सिस्टर पर उतना भरोसा नहीं करते। इस पल मेरी एल्डेस्ट सिस्टर अपनी व्हीलचेयर से यहाँ आई। मुझे नहीं पता कि सोंग जिन्यान पिछले कुछ दिनों से मेरी एल्डेस्ट सिस्टर से क्या कह रहा था। इसके बावजूद मेरी एल्डेस्ट सिस्टर के मन में सोंग जिन्यान को प्रोटेक्ट करने की इच्छा पैदा हो गई। हमें अकेला साथ देखकर उसे डर था कि मैं उसे परेशान करूंगा, इसलिए वो प्रोएक्टिवली यहाँ आई। सोंग जिन्यान ने बेशक उसे देख लिया था। उसने जानबूझकर वो हिस्सा मेरी एल्डेस्ट सिस्टर को सुनाने के लिए कहा। वो बस मेरी एल्डेस्ट सिस्टर को बताना चाहता था कि उसके प्रति मेरी भावनाएं उसकी जितनी गहरी नहीं है। क्या मोम ने नहीं कहा था कि तुम अभी अभी इस घर में आई हो और क्या मुझे अपनी किस्मत आजमानी चाहिए और तुम्हारी तरह हक जताना चाहिए? हमेशा एल्डेस्ट सिस्टर को अपने पास ही रखना चाहते हो? मैंने एक कंफ्यूज चेहरा बनाया और उससे पूछा। सोंग जिनियान मेरी बातों से थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन सिर्फ एक सेकंड के लिए। उसने तुरंत बाद वो बेसम बन गया और मुझ पर आरोप लगाने के लिए मुड़ा। क्या तुम मुझ पर एल्डेस्ट सिस्टर को छीनने का आरोप लगा रहे हो? लेकिन तुमने अभी साफ कहा था कि तुम्हें बुरा नहीं लगा। जैसे उसने बोला, उसने एक बहुत ही दुखी लुक दिया। कोई भी जो बेहतर नहीं जानता, उसे लगा कि मैंने उसके साथ कुछ किया है। मेरी एल्डेस्ट सिस्टर ने सोंग जिनियान को इतना टूटा हुआ देखकर अपनी आवाज थोड़ी धीमी की। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सोंग जिनियान ने दयनीय रूप से कहा। मैं अब से अपनी बाउंड्रीज का पक्का ज्यादा ध्यान रखूंगा। लू भाई प्लीज गुस्सा मत हो, ठीक है? मैं सबको ज्वाइन करने के लिए इस घर में आया हूँ, चीजों को खराब करने के लिए नहीं। इसे दूसरी बार सुनकर भी मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका। सोंग जिनियान को ऐसा कुछ कहने के लिए कितना बेशर्म होना पड़ा होगा। जैसे ही मेरी एल्डर सिस्टर ने अपना सिर घुमाया, उसने तुरंत अपना पैर छिपा लिया। फिर अपनी ड्रेस पैंट के फटे हुए हिस्से को ढका। अपनी जांग का थोड़ा सा हिस्सा दिखाते हुए, पूरी तरह से तबाह दिखते हुए, वो खुद को रोक नहीं सका और जोर से मुझसे सवाल करने लगा। लू भाई, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे और सोंग जिनियान के बीच मामूली झगड़े को अभी सिर्फ मेरी एल्डर सिस्टर और शायद मोम ने भी नोटिस किया था। मोम ने आज रात बहुत अच्छी तैयारी की थी। जैसे ही सोंग जिनियान की ये चीख निकली, हॉल में मौजूद सभी लोगों की नजरें इधर ही टिक गई। सोंग जिनियान और भी ज्यादा तबाह लग रहा था, जैसे वो बहुत शर्मिंदा हो। मेरी एल्डर सिस्टर ने जल्दी से अपना सूट जैकेट उतारा जो उसने पहन रखा था और सोंग जिनियान को दे दिया। सोंग जिनियान ने उसे दुखी होकर लिया और अपनी कमर के चारों ओर कसकर लपेट लिया। एक डरे हुए हिरण के बच्चे की तरह दिख रहा था, जिससे लोगों को उस पर दया आए। क्या हो रहा है? मोम इस पर चलकर आई। सोंग जिनियान कांपने लगा। इतने सारे लोगों के सामने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। लू वानिंग, असल में क्या हुआ? मोम ने मेरी एल्डेस्ट सिस्टर से पूछा। मेरी एल्डेस्ट सिस्टर ने दो टूक बात की। मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया, सारा दोष सीधे मुझ पर मर दिया। लू आई ने जिंगनियान की पैंट फाड़ दी। लू आई, तुम अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आज उसका बर्थडे है, क्या तुम अपनी जलन को एक बार के लिए किनारे नहीं रख सकते? पिछले 15 सालों से उसने कभी ढंग से बर्थडे नहीं बनाया।
कभी इस पल हॉल में कानाफूसी शुरू हो गई। लू हुआई वाकई बहुत बिगड़ गया है। वो पब्लिक में सोंग जिनयान को इस तरह डिसरेस्पेक्ट कैसे कर सकता है। इसके बावजूद सोंग जिनयान ने इस घर में कदम रखा है तो वो अब उनके परिवार का एक बेटा है। लू हुआई इतना एरोगेंट कैसे हो सकता है। मैंने सुना है इस बच्चे सोंग जिनयान की लाइफ बहुत कठिन रही है। सबने मुझे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। मैंने मोम और सोंग जिनयान की आंखों में एक नए छिपी जा सकने वाली स्मग स्माइल को देखा। उन्हें लगा कि उनकी इविल स्कीम कामयाब होने वाली है। मैंने शांति से अपनी एल्डेस्ट सिस्टर से बात करना शुरू किया। अब मैं इसे चाहे कैसे भी एक्सप्लेन करूं ये बेकार है ना। यहाँ तक कि जिस एल्डेस्ट सिस्टर ने मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ उसे भी लगता है कि मैंने जानबूझकर सोंग जिनियन की पैंट पर पैर रखा था। मैंने देखा कि मेरी एल्डेस्ट सिस्टर थोड़ी अकड़ गई। वो साफ तौर पर थोड़ी कंफ्यूज थी। उसने मुझे बोलने के लिए अपना मुंह खोलते हुए क्यों नहीं देखा, लेकिन लेकिन फिर भी मेरी आवाज सुनी। तो हाँ, मैं यहाँ पर अपने मन में बोल रहा था। मैंने बोलना जारी रखा। एक्चुअली अगर मुझ पर झूठा आरोप लगाया जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं वाकई नहीं चाहता कि एल्डेस्ट सिस्टर को मोम द्वारा हर चीज के बारे में अंधेरे में रखा जाए। अगर एल्डेस्ट सिस्टर को पता चल जाए कि उसके पैर इसलिए खराब हुए क्योंकि मोम ने उसे कुचलने के लिए किसी को हायर किया था तो क्या वो टूट जाएगी। वो मोम से बहुत प्यार करती है। मैं नहीं चाहता कि एल्डेस्ट सिस्टर का दिल टूटे। मेरी एल्डेस्ट सिस्टर अपनी व्हील चेयर पर बैठी थी। मैंने देखा कि उसका एक्सप्रेशन अचानक बहुत बुरी तरह बदल गया। उसके हाथों ने व्हील चेयर के किनारों को कसकर पकड़ लिया, गुस्से से कांपते हुए। सोंग जिनियान उसके बहुत करीब खड़ा था। उसने तुरंत उसके इमोशनल बदलाव को महसूस किया। उसके होठों के कोने मुस्कुराने के लिए मुड़ने ही वाले थे। उसे लगा कि मेरी एल्डेस्ट सिस्टर उसकी तरफ से गुस्सा महसूस कर रही है, कि वो मुझ पर गुस्सा है। सोंग जिनियान को शायद लगा कि समय सही है और उसने जल्दी से बोलना शुरू किया। लू आई, अगर तुम मुझे इतना नापसंद करते हो तो मैं इस घर से चला जाऊंगा। इस घर में आकर और खुशी का पिछला महीना बिता पाना, एक डैड, एक मोम, बहनें और एक छोटा भाई पा लेना। मैं पहले से ही बहुत खुश हूँ। मैं और कुछ मांगने की हिम्मत नहीं करता और मैं तुम्हें नाखुश नहीं करना चाहता। लू आई, अगर तुम नाखुश हो तो चाहे मुझे ये घर कितना भी पसंद क्यों ना हो, मैं भी खुश महसूस नहीं करूंगा। सोंग जिनियान के इन दिल को छू लेने वाले शब्दों ने तुरंत सभी को इमोशनल कर दिया। घर में मौजूद रिश्तेदार और दोस्त उसकी ओर से एक एक करके मुझे क्रिटिसाइज करने लगे। सोंग जिनियान ने देखा कि इतने सारे लोग उसका साथ दे रहे हैं तो उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। उसने कहा, सब लोग प्लीज लुआई के लिए चीजों को मुश्किल मत बनाइए। मैं नहीं चाहता कि वो दुखी हो। मेरा इस घर में होना वो एक पल के लिए रुका, थोड़ा दुखी दिख रहा था। उसने बोलते हुए कहा, आखिर मुझे गोद लिया गया था। मैं कभी भी इस फैमिली का हिस्सा नहीं था। सब लोग प्लीज लुआई को डांटना बंद करो। अगर वो मुझे पसंद नहीं करता तो मुझे बस चले जाना चाहिए। मैं तुम्हें एक घर लाई हूँ तो तुम इस फैमिली का हिस्सा हो। मोम ने मजबूती से देखा, सोंग जिनियान के सुर में सुर मिलाते हुए। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो इस घर का हो। सोंग जिनियान ने दर्द में कहा, मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने इस फैमिली के लिए कभी कोई योगदान नहीं दिया। तुम इतने इनसिक्योर कैसे हो सकते हो। मोम ने बेबसी से कहा, मोम प्लीज मुझे आज रात वापस अनाथालय ले जाइए। वही वो जगह है जहाँ मैं वाकई बिलोंग करता हूँ। ये साबित करने के लिए कि मुझे क्या करना होगा कि हमारे घर में तुम्हारी जगह है। ये यहाँ तुम्हारा एक स्टेटस है। ये साबित करने के लिए कि तुम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो और हमारे इस घर में तुम्हारी भी वैल्यू है। मुझे क्या करना होगा, तुम्हें ये महसूस कराने के लिए मुझे क्या करना होगा कि हमारी पूरी फैमिली तुम्हारा वेलकम करती है। मोम बहुत फिक्रमंद लग रही थी। उनका चेहरा दिख रहा था कि वो कितनी शिद्दत से चाहती थी कि वो रुक जाए, लेकिन कोई बेहतर रास्ता नहीं सूझ रहा था। एक गर्म तवे पर चिंटी की तरह बेचैन। अगर मैंने इसे पहले एक बार एक्सपीरियंस नहीं किया होता तो मैं वाकई उनके झांसे में आ गया होता। ये दुख की बात है कि मोम एक अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस नहीं बनी। 10 से ज्यादा सालों से हमारे लू परिवार में उनकी एक्टिंग बिल्कुल फ्लॉलेस रही है। मोम असल में मेरी बायोलॉजिकल मदर नहीं है। मेरी बायोलॉजिकल मदर की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी।